आरआरबी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे भी चुके होंगे और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी कंडक्ट होना है। कल 11 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है, तो अभी तक जो 2 दिन एग्जाम हुए हैं 7 और 8 को, उसके आधार पर हमने आपके लिए एक सैंपल पेपर तैयार किया है और यकीन मानिए कि आपका जो पेपर है वो पेपर एग्जैक्ट ऐसा ही आने वाला है। डाटा आगे पीछे हो सकता है, तो इस पेपर को एग्जाम देने के पहले आप एक नजर जरूर देखना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो भी लड़का इस पेपर को देख करके जाएगा और इसके अकॉर्डिंग अगर वो पेपर को अटेम्प्ट करेगा, तो यकीन मानिए कि जो हमारा टारगेट है कि 26 आउट ऑफ 30 वो आप जरूर अचीव कर पाएंगे। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं हम पेपर को और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है माध्य 25 है, माध्यिका 35 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो मामला होता है वो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब आप देखिए, आपको माध्य दिया गया है, माध्य दिया गया है मतलब 2 गुणे 25, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 गुणे 35, मतलब ये 105 में से आपको 50 को घटा देना है। 105 में से 50 घटेगा तो आएगा कितना, 55 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि आप लोगों को चाहिए ये कि इस सवाल में आपको कलम चलाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आपको ये बात पता है कि बहुलक है, चूंकि सीधा सीधा दिया हुआ है। माध्य 25 दूनी 50, 35 चाहिए 105, 105 में से 50 घटाएंगे 55 उत्तर आएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1984 है, उनका अनुपात 31:32 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, अगर संख्याएं ज्ञात कीजिए तो यहां पर क्या है, इनका रेशियो आपको 31:32 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें HCF का गुणा होगा, मतलब अल्टीमेटली जो भी संख्या आएगी वो इसी रेशियो में आएगी। अब आप चले जाइए ऑप्शन पे, देखिए ये संख्या 31 से कट रही है क्या, नहीं। ये संख्या 31 से कट रही, ये कट रही है क्या, ये कट रही है क्या, नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही। सवाल लगाए बगैर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2। सवाल को हल करने की भी आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा सवाल आता है तो आपका अप्रोच भी यही होना चाहिए। कितने वर्षों में 320 रुपए की राशि 405 रुपए हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मामला चक्रवृद्धि का है, दर है 12.5% और इसकी वैल्यू होती है 1/8, मतलब जो भी कहानी होगी वो होगी 8 से 9 की। अब इसके ऊपर जितने की घात लग जाएगी वही क्या हो जाएगा, आपका वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो आपका मूलधन था वो कितना था, 320 रुपए, कितना हुआ है 405 रुपए। अब ये किससे कटेगा, 5, दोनों ही कट रहे हैं, 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 चक्का 5। अब आप देखिए ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं क्या, नहीं। और आप देखो यही 8 से 9 का फॉर्मेट है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, मतलब जो आपसे वर्षों की संख्या पूछ रहा है उत्तर हो जाएगा 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल। अब आप देखिए इस तरह के सवालों में आपको समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ये 1/8, 8, 9 भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, सीधा सीधा आप 320 और 405 लिखिए, 64 81 आ गया, 8 9 तो हमें पता ही है, मतलब मामला कितने का है, 2 वर्ष का। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1012 है। ठीक है, और आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब आप देखो आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो जब बेलन की बात होती है तो आधार जो होता है बेलन का वो कैसा होता है, वृत्ताकार, मतलब उसकी जो परिधि है वो वृत्त की परिधि होगी, और वृत्त की परिधि हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो 2πr होती है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 22। अब आप देखो अगर मैं इसको हल करूं तो 2/22/7 गुणे r की वैल्यू आपको पता नहीं है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, मतलब r बराबर हो जाएगा 7/2। ये आपकी पहली कहानी। क्यों, क्योंकि आपको आयतन निकालना है, और आयतन के लिए आपको त्रिज्या भी चाहिए होती है और ऊंचाई भी चाहिए होती है। अब मैं इस पे आ जाता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2πrh, ये दिया हुआ है 1012, और अभी आपने कैलकुलेट किया कि 2πr की वैल्यू कितनी है, 22, मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1012/22, क्योंकि इसका जो पूरे का मान है वो 22 है। ठीक है, काट लीजिए सीधे सीधे, 22 चौके 88,
ठीक है, 12 1 13 22 छक्के 132, मतलब एच की वैल्यू कितनी है 46। अब आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है आयतन, और आयतन का मान कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए, और एच की वैल्यू कितनी है 46। यही तो कहानी है। अब आप देखो अगर इसको काटोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 11, तो 7 कम 7 छंग 42, इकाई अंक 2 आना चाहिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये संख्या 11 से, इसको आप पूरा गुणा मत करने लग जाना, पूरा गुणा मत करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यूनिट प्लेस अलग अलग दिख रहे हैं तो आपके पास दो चीजें हो गई, एक का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आएगा, सॉरी ये 23 है, 23 है, ये नहीं है इसका उत्तर, 7 कम 7 7 त्रिक 21, ये आएगा, ये आएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 11 से देख लो, आप इसको चेक कर लो, तो 7 1 8, 7 1 8, 8 से 8 घटाओगे 0 ही आएगा, और अगर गुणा करते तो 7 त्रिक 21, ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 11 का गुणा अगर आप करते हो तो मतलब जोड़ते हो तो 1 6 1 7, 6 1 7 और 1 1771 उत्तर आ जाता। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि सवाल को हल करने के बाद आप एक नजर यूनिट प्लेस पे जरूर मारें, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू करने के बाद 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने के लिए अब उन्हें कितने दिन लगेंगे? यहां मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 30 दिन का राशन आप लेकर के आते हो, 20 दिन तक कुछ नहीं होता, 20 दिन के बाद आपके यहाँ 5 मेहमान और आ जाते हैं। तो जहां से कहानी शुरू हुई है, कहानी कहां से शुरू हुई है? 20 दिन के बाद से। आपके यहाँ 30 दिन का खाना था, 5 दिनों का, मतलब जो टोटल खाना है वो 30 गुणे 5 है। और अब उसको खाएंगे कितने लोग? खाएंगे कितने लोग? 5 आदमी तो पहले से थे, 5 रिश्तेदार आएंगे, खाएंगे अब कितने लोग? 10 लोग, ठीक है। तो 5 लोगों का जो 5 लोगों का जो आपका खाना कितने दिनों का बचा हुआ है? 10 दिनों का, उसको अब 10 लोग खाएंगे। मतलब पूरी कहानी वहां से शुरू होगी जहां से आदमी या तो घटेंगे और या तो बढ़ेंगे। अब आप देखिए 30 पुरुष 24 दिन, यहां तक तो ठीक था। 12 दिन तक तो उन्होंने साथ में ही काम किया, मतलब 12 दिन तक तो कोई चेंज नहीं है। 12 दिनों के बाद 10 लोग और जुड़े, मतलब 12 दिन इसमें से चले गए, तो अब काम 30 लोगों का है 12 दिनों का। और अब उसको करेंगे कितने लोग? तो 30 तो लोग थे ही, 10 इसमें और जुड़ गए हैं, और ये x दिन चलेगा, ठीक है। तो ये 40 गुणे x है, ठीक है। तो आप देखो इसको कैंसिल करोगे तो ये से ये कैंसिल, 4 ते आई 12, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दिन। काम 9 दिन चलेगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप लोगों को याद रखना है कि सवाल वहां से आपको उठाना है जहां से आदमी या तो बढ़ जाए और या तो घट जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? स्थिर जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर। यहां आप एक बात ध्यान रखिएगा, शांत जल में नाव की चाल को हम x मानते हैं और धारा की चाल को हम y मानते हैं। तो अगर धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल की बात होती है तो चाल हो जाती है x प्लस वाई, और अगर विपरीत की बात होती है तो चाल हो जाती है x माइनस वाई। अब यहाँ नाव की गति 12 दी हुई है, मतलब x बराबर तो 12 आपको दिया हुआ। देखिए सवाल कितना आसान है, 4 नहीं है, 36 4 5 20 9.5, ये 12 है, मतलब उत्तर तो आपका 2.5 है, उत्तर तो आपका 2.5 है। कैसे 2.5 है? देखिए अब धारा के प्रतिकूल, मतलब वो x माइनस वाई की बात कर रहा है। 38 किलोमीटर 4 घंटे में काटेंगे तो 9.5 आ जाएगा। अब 9.5 अगर इसकी टोटल की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर 12 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 9.5, तो उत्तर हो जाएगा 2.5, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऐसे सवालों के लिए मैं आप लोगों को केवल एक ही बात बोलूंगा कि यहां पर कलम नहीं चलनी चाहिए। ये सवाल देखिए आप, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस शंकु है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोले। देखिए कितना मजेदार सवाल है। अब आप शंकु की बात अगर आप करो तो शंकु का जो आयतन होता है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। मामला आयतन का है कि वक्रपृष्ठ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही एक बेलन बनाया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब आप खुद एक चीज सोचो कि अगर मैं शंकु की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों यहां बराबर है, यहीं भी साथ है, यहीं भी साथ है, मतलब आप उसको आर क्यूब तो बोल ही सकते हो। और साथ ही साथ जो गोला है, गोला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब।
ये 1/3 पाई आर क्यूब, वो 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले कितने हैं? तो गोले 2 हैं, तो 2 है तो 4/3 का डबल करेंगे तो 8/3 पाई आर क्यूब। तो 8/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर क्यूब मतलब 9/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब आप खुद एक चीज देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और चूंकि आर बराबर एच है तो इसको भी तो मैं आर लिख ही सकता हूं ना। और फिर मैं बोल रहा हूं कि भैया जो गोले का मामला है वो तो ये होता है, वो तो ये होता है। तो अब आप देखिए ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब और प्लस 8/3 पाई आर क्यूब, मतलब पूरा मामला हो गया 9/3, तो 3 तिहाई 9, मतलब पूरा मामला हो गया 3 पाई आर क्यूब का। यही कहानी है। अब इसको बनाया क्या गया है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया है। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, ये भी 7, तो आर तो वहां भी वही रहेगा। तो एक जो बनाया गया है, क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों जो आर है ये तो बराबर है, दोनों ही साथ साथ दिया हुआ है, तो ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा? ये आर बराबर हो जाएगा h/3, सॉरी h बराबर हो जाएगा 3r। और r की वैल्यू कितनी है? 3 × 7 मतलब कितनी हो जाएगी? 21। ठीक है, पूरे सवाल में कहीं भी आपको r की वैल्यू पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सवाल डायरेक्ट आपका यहां पे आ रहा है कि ठीक है ना, कि h की वैल्यू किसके बराबर है? 3r के बराबर। अब आपसे पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे कितना हो जाता है? ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू आपने 21 निकाली है। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 दूनी 4, 1 कम 4, 4 किसी में है क्या? ये आपका उत्तर है। ठीक है, इस पूरे सवाल को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप दिमाग लगाते तो सवाल केवल एक लाइन ये था, और मतलब 2 लाइन वहां पे लगानी पड़ती और 1 लाइन ये लगानी पड़ती, आपका उत्तर आपकी आंखों के सामने। तो सवाल को जो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि चूंकि सबसे बड़ी समस्या जो जा रही है बच्चों के साथ वो ये जा रही है कि वो जो है सवाल को तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे, उन्हें ये नहीं पता है कि रिजल्ट तक आपको तुरंत कैसे पहुंचना है। डाटा में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर होता है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, पाइप 20 घंटे में एक टंकी को पानी से भर सकता है, इसके तल में स्थित रिसाव के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे। ये देख लीजिए 20 और 40 डबल है मामला, डबल है मामला। ठीक है ना, डबल है मामला। 20 भाई ये 20 है, ये 40 है, मतलब पूरा मामला ये 20 है और ये 40 है, तो भैया ये 1 है, ये 2 है। ये 2 कब बनेगा? जब इसमें मैं 1 और जोड़ दूं। तो कितने समय में रिसाव पूरे तरीके से भरी हुई टंकी को खाली कर देगा? कितने समय में? ठीक है ना, पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो आप एक चीज यहां पे खुद सोचो, देखो ये रेशियो, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना है? 1 और 2 का। तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 2 और 1 का। मतलब ये बात हो रही है पाइप प्लस होल की और ये बात हो रही है पाइप की। यही तो कहानी है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये है पाइप और ये है पाइप प्लस होल, ये कहानी। तो अगर मैं होल की बात करूं तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही तो आएगा, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो तो 40 ही रहा होगा ना, तो इसकी उसका उत्तर कितना हो जाएगा? 40। ये आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। और वैसे दिख रहा है सवाल कि भैया 20 घंटे में भर रहा है, दोनों मिलके 40 में भर रहे हैं, मतलब सीधा सा मसला है कि वो दूसरा वाला मामला 40 का है। ठीक है ना, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक बात समझ लीजिएगा। ठीक है, जो लोग हमारी इफिशियंसी निकालने वाले भी हैं वो भी इस बात को समझे। देखिए 20-40 है तो इसका ये तो यही होगा, तो इफिशियंसी 20 दूनी 40, 40 कम 40 ये हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी 2 है और इसकी कितनी है? 1 है। दोनों को मिला करके कितनी आ रही है? 1। क्यों? क्योंकि H वाला माइनस में है, H वाला माइनस में है, H वाला माइनस में है। ठीक है ना, तो ये 2 थी, ये 1 हो गई, मतलब ये तो 1 घटा ना इससे, तभी तो ये 1 हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 40 है तो 40/1 बराबर 40 ही आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस सवाल में देखो आप, यहां पर मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि का शब्द जब भी आए तो आप लोगों के दिमाग में मतलब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अलर्ट इसलिए हो जाइए क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि का मतलब सीधा गुणा होता है, और स्पेशली अगर वो भाग के बाद आ रहा है। यहाँ पर तो खैर ऐसा नहीं है। देखिए आप इस सवाल को अगर हल करेंगे तो यहाँ से आप देखो, खुद ही आप देखो, ये सवाल आपका कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है 98/56
का 63/7 प्लस 35/5 ये कोष्टक में है और भागे 7/49 ये है कहानी, ये है। ठीक है, अब आप देखो ये का मतलब यहाँ भाग के बाद तो लगा नहीं है। का मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं इसको काटूं 14 7 98 14 चौके 56 ये तो 7/4 है। इसको आप काटोगे तो ये 9 और ये 7, ये 9 और 7 16 गुणे 16 हो जाएगा। भागे को गुणे में बदलेंगे तो ये 7 एकम 7 7 7 49 गुणे कितना हो जाएगा 7 4 सत्ते 4 चौके 16 7 7 49 4 नहीं है 36 6 केवल यहाँ पर है। उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गुणा करके भी आप देखेंगे तो वही आएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत डरते हैं हमारे बच्चे जिन लोगों को जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन देखो आप सवाल कितना प्यारा है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का सवाल। सवाल आपको बोल रहा है कि 9 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, मतलब आपको दिख रहा है भैया कि cot थीटा बराबर 4/9 है और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई ये 10 का अपोजिट है और 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट की वैल्यू कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 4 है, साइन थीटा की वैल्यू 9 है। चूंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि साइन और कॉस के अलावा कुछ यूज नहीं किया गया। अब आप इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो 4 साइन की वैल्यू कितनी है 9 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ आप देख लीजिए 4 गुणे 9 धन 4 और लास्ट में कितना दिया हुआ 3, तो 4 नहीं है 36 में से 4 चला गया 32, 4 नहीं है 36 में से 4 चला गया। यहाँ अगर मैं 4 को बाहर निकाल देता, यहाँ से भी मैं 4 को बाहर निकाल देता तो ये आ जाता कितना 8 और ये कितना आ जाता 10, लेकिन खैर कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 8 चौके 32 8 पंचे 40 और धन कितना है 3, तो 5 तिहाई 15, 8 चौके 32 4 है यहाँ पे 8 पंचे 5 तिहाई 15 और 4 19, 19/5 या 3 सही 4/5 आपका उत्तर होना चाहिए। ये दिया हुआ है आपको, लग गया सवाल। अब देखिए इसमें कहीं पर भी कुछ भी करने की आवश्यकता थी क्या? बार बार आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। साइन थीटा बराबर 3/4 है, अरे भैया एक 3 है एक 4 है तो तीसरा 5 ही होगा। फिर कोई भी थीटा पूछता रहे वैल्यू पुट करते चले जाइए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्यूआरपी है, त्रिभुज एबीसी एरिया की बात हो रही है। देखिए अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर बात हो रही हो समरूप त्रिभुजों की, अगर एरिया की बात हो रही हो तो वहां जो रेशियो जो होता है भुजा की, देखिए भुजा परिमाप माध्यिका, ठीक है ना, और भुजा हो गई परिमाप हो गई माध्यिका हो गई, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो समान रहता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो इसका स्क्वायर हो जाता है। इसी का अपोजिट अगर क्षेत्रफल का रेशियो आप दिया हुआ है तो उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो भुजा का निकल जाएगा। अब यहाँ एरिया का अगर 9/4 दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि भुजा का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √9/4, मतलब मामला हो जाएगा 3 और 2 का। मतलब अगर इसकी भुजाएं 3 है तो इसकी भुजाएं कितनी रहेंगी 2। अब आप देखो सवाल में आपको जो बोल रहा है वो बोल रहा है ए बी और सी, और यहाँ पे आपको बोल रहा है क्यू आर और पी। अब इसकी वैल्यू कितनी है 18, इसकी वैल्यू कितनी है 12। अब देखिए ए बी सी, ये मामला है त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है, और ये मामला है त्रिभुज क्यू आर पी का, ठीक है। अब आप देखिए 3 छक्के 18, 6 है तो 6 दूनी 12, ये 12 हो जाएगी। 2 छक्के 12, वो सॉरी 3 चौके 12, 3/2 ही है ना 18, और ये अच्छा सॉरी ये 15 है, ये 15 है, तो 3 पचे 15, 5 दूनी ये 10 हो जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पी आर की वैल्यू 10 है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, लग गया क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण लोकेश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लिया। पहले 12 महीने के लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? दोनों को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, मतलब उर्मी और लोकेश की चर्चा उसने पहले की है तो आप उर्मी और लोकेश ही लेकर के चलेंगे। ये है उर्मी, ये है लोकेश, ठीक है। इसने लगाए 11,250 रुपया 12 महीने के लिए। इस बंदे ने लगाए, कितना लगाया है लोकेश ने लगाया है 13,125 रुपया, लेकिन 8 महीने बाद ये एग्जिट कर गया, ठीक है। अब डायरेक्ट काटने का जो तरीका है अब आप देखिए, अंतिम का अंक 0 5 5 से कट रहा है, ये 50 25 25 से कट रहा है, ये 250 125 125 से भी कट रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको सीधा अगर मैं 125 से उड़ाऊं तो 125 नहीं है 1125, 0 हो जाएगा।
इसको अगर आप काटेंगे तो 125 है, कम 125, 6 बचेगा, 62 भाग जाएगा नहीं, 625 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 15 से कट रहे हैं तो 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? ये कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, अब यहाँ 3 तिहाई 9 और यहाँ पर 7, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 9:7 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। लग गया सवाल? ठीक है, पार्टनरशिप के सवालों में वैसे भी कुछ ज्यादा रहता नहीं है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। 10% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 3,150 रुपए में बेचा जाता है। X का मान कितना है? 2 क्रमिक छूटें दी गई। जब भी 2 क्रमिक छूटें आए तो आप फॉर्मूले को कौन सा यूज करोगे? वही x + y - xy/100। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक समस्या ये है कि 10 दिया हुआ है, x आपको निकालना है, तो अपन सीधा सीधा ये क्यों ना करें कि भैया टोटल छूट मिली कितनी है। भाई ये सामान कितने का था? 5,000 का था, 5,000 का बेचा कितने में गया है? बेचा कितने में गया? कहाँ चला गया? 3,150 रुपया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 100, ये 5 छक्का 30, 5 3, 100 का सामान 63 में बिका, मतलब छूट कितने की मिल रही है? 37। यही तो कहानी है। और एक छूट आपको पता है वो कितने की है? 10 की। ठीक है, और फॉर्मूला भी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? x + y, क्या हो रहा है? x + y - xy/100, और इसकी वैल्यू 37 आनी चाहिए। एक की वैल्यू आपको 10 पता है, इसकी वैल्यू आपको 10 पता है। ठीक है, अब आप देखो, देखिए 10 है तो 10 और 40 50, 50 में से 4 घटेगा तो 46 आएगा, ये हो नहीं सकता। 10 और 20 30, पॉसिबल ही नहीं है। 10 और 25 35, पॉसिबल ही नहीं है। 10 और 30 40, 40 में से 3 घटेगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो यहां देखो आप, ये 10 है प्लस ये x है माइनस 10x बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 37 आनी चाहिए। 10x में से x घटेगा तो ये 9x/10 बराबर हो जाएगा 37 - 10 बराबर कितना? 27। 9 तिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30%। ठीक है, अब चाहे आप इसको लगा के करो चाहे ऐसे करो, मेरा आप लोगों की सलाह, आप लोगों के लिए मेरी जो सलाह है वो ये है कि अगर मामला बिल्कुल ज्यादा टिपिकल ना हो, सीधे सीधे समझ में आ रहा हो, तो आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए। चूंकि 37 है तो 20 और 25 तो हो ही नहीं सकते, ये 30 हो रहा है, ये 35 हो रहा है। ऑप्शन में केवल 40 और 30 थे। 10 और 40 50, 50 में से 4 घटेगा 46। अगर 46 उत्तर आया होता तो मैं इसको टिक कर देता। बचा हुआ ऑप्शन नंबर 4 है और वही आपका आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल आप देख लीजिए, देख लीजिए फॉर्मेट क्या है। सिंगल लेकर के क्यूब पूछा हुआ, तो ये तो आप लोगों को भी पता है कि भैया x + 1/x बराबर अगर a है तो x², अच्छा क्यूब पूछा हुआ है, ठीक है, तो x³ + 1/x³ बराबर कितना होता है? a³ - 3 है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? √5 है, तो √5³ - 3 × √5। √5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5√5 - 3 √5, मतलब उत्तर हो जाएगा 2√5 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो सब लोग आपको स्क्वायर, क्यूब, फिर इसके बाद 4 की घात, 5 की घात, 6 की घात, 7 की घात, 8 की घात, यहां तक तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखो आप, यदि केंद्र O के वृत्त पर एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 110 का कोण बनाती है तो कोण POA क्या होगा? 110 70 आधा 35, ये उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर। ठीक है, कितना सरल सवाल पूछा हुआ है। सवाल आपको ये कह रहा है कि एक कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, यहाँ पर एक ये 2 रेखाएं खींच दी गई हैं, ये P है, ये A है, ये B है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 110 है, यहाँ से ये 2 रेखाएं जो खींची जाती हैं, आप सबको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 होती है। ये 110 है तो ये पूरा कितना होता है? 70। अगर आप इसको मिलाते हो तो ये भी 55, ये भी 55, ये भी 35 और ये भी। लग गया सब। अब आपसे पूछ रहा था कोण POA, तो POA की वैल्यू कितनी है? 35। हाँ, PA पूछ लिया गया होता तो A आपका स्पर्श बिंदु है, तो उत्तर कितना हो जाता? उत्तर कितना हो जाता? 90 डिग्री। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को आप देख लीजिए। 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ झुक रही है, जमीन से 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हुआ? कोण बनाती है। क्या पूछ रहा है? दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई। ठीक, सवाल में देखो आप, ये कंडीशन है, आप ऐसा सवाल आपको बोल रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ये आपकी सीढ़ी है मान लीजिए,
ऐसा, ये लीजिए, ये मैं सीढ़ी कैसे कर, ये सीढ़ी है, इसकी कितनी है 20। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और वैल्यू कितनी होती है इसकी 1/√3। मतलब ये 1 है तो ये कितनी है √3। अगर ये 1 है ये √3 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 2 की वैल्यू कितना दिया गया है 20। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू मेरे से पूछा होता 2 बराबर अगर 20 है, 2 बराबर अगर 20 है मतलब 1 की वैल्यू 10 है, तो अगर √3 पूछा होता तो 17.3 तो आ गया। मतलब सीढ़ी की दीवार से दूरी पूछा होता तो उत्तर ये हो जाता, लेकिन आपसे पूछा क्या है, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचती, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 10, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूरी पूछा होता तो उत्तर हो जाता 17.32। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में आप देखो a अनुपाते b प्लस सी 4 अनुपाते 5, टोटल हो गया 9। यहाँ पे टोटल जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि ये ABC जब भी ये कोष्टक में लिखा है, ये भी ABC है 1 अनुपाते 2, ये कितना है 3, ये कितना है 9, मतलब मुझे गुणा कितने का करना पड़ेगा 3 का। अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप देखिए a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, और टोटल कितनी हो गई 9, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 9। पहले आप एक बार यही चेक कर लो, देखो 11 है 7 है 2 अनुपाते 7, ये उत्तर है इसका। और तो कोई 9 है ही नहीं, क्योंकि जो आपसे पूछ रहा है वो भी वही पूछ रहा है, ABC ही पूछ रहा है। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट, अगर मान लीजिए बाकी किसी का भी 9 होता तो अब आप देखो a की वैल्यू आपकी 4 है, c की वैल्यू आपकी 3 है, और अगर तीनों का सम 9 है मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2, ये 2 है। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है b, तो b कितना है 2, एक नजर मार लो 2 में था, खैर कोई बात नहीं। a प्लस सी, चूंकि टोटल 9 होना चाहिए तो बट नेचुरल है, अगर ये 2 है तो अगला वाला 7 होगा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 2 अनुपाते 7, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ की बाह्य और आंतरिक परिधियों का अनुपात 11 अनुपाते 7 है। देखो आप एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिखूं और इसको ऐसे लिखूं, चूंकि रेशियो की बात हो रही है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये मामला है R1:R2 का, R1:R2 का मामला कितना है 11 अनुपाते 7 का। अब बोल रहा है पथ 20 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक, अब देखिए पथ की जो चौड़ाई होती है ये क्या है, यही तो कहानी बनती है। तो ये क्या है पूरा मामला, ये है R1, और ये क्या है पूरा मामला R2। तो ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये क्या होगी R1-R2, और R1-R2 ये कितना है 4 है, और 4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आपसे पूछ रहा है आंतरिक त्रिज्या R2 कितनी है 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7×35, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 24-48 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला तरीका ये कि योगफल पूछ रहा है तो उसमें भी तो आपका महत्तम समापवर्तक होगा, तो 12 से देख लेते हैं। 12 दूनी 24, ये नहीं कट रहा, ये तो हो नहीं सकता। 12 कम 12, 12 सत्ते 84, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 12 दूनी 24, 2 कटेगा, सॉरी 12 दूनी 24, 10 कटेगा, 12 नहीं है 108, ये भी हो सकता, मतलब 2 ऑप्शन है। खैर हमें सवाल को लगाना पड़ जाएगा। अब देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ मैंने आप लोगों को LCM HCF के उसमें देख लीजिएगा, A×B बराबर मैंने आप लोगों को बताया था कि LCM/HCF होता है। मतलब पूरा मामला कितना है 24/48/12, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 0 12 चौके 48, 204 दोनों का गुणनफल होना चाहिए। अंतर बोल रहा है, मतलब A-B बराबर कितना है ये 60 बटे कितना हो जाएगा 12, मतलब अंतर कितना होना चाहिए 5 का। मतलब हमें दो ऐसे संख्याएं चाहिए हैं जिनको गुणा करो तो 204 है और अंतर 5 है। देखिए संख्या बड़ी है गुणा करने में और ये मामला छोटा है, कौन सा अंतर वाला। तो अब आप खुद देखो कि ये किससे किससे कट सकती है, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से भी कटेगी, 8 से, 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगी, 2 से और 4 से कट रही, 4 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, 12 से भी कटेगी। तो 12 से अगर मैं काटूं तो 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 12 और 17, ये देख लीजिए आ ही गया 12 और 17, 12 और 17 अंतर कितने का 5 का। दोनों का अगर आपसे सम पूछा हुआ है मतलब मामला 29 का है, ठीक है, और आपसे संख्याओं का योगफल पूछा है तो बस आप 12 का गुणा मार दीजिए। 12 नहीं है 108, 8 वाला कोई था क्या, 2 है, एक तो पहले ही गलत हो चुका है, उत्तर तो ये वाला है।
12 नहीं 108, 12 दूनी 24 और 10 34, 348 आपका उत्तर हो जाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल फिर से किसका आ गया, ये आ गया फिर से सिंप्लीफिकेशन का। अब सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो देखिए भाग के बाद कहीं क्या तो लिखा नहीं है। अब इस सवाल को तो आप यहीं पे हल कर सकते हो भाई। देखिए 27 गुणे 50 बटे 25 गुणे 5, ये 15 माइनस 14 तो कोई मतलब ही नहीं है, धन 800 और बटे 25, 25 चौके 100, यहाँ 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 270, प्लस 8 चौके 32, 270 और 32 कितना हो जाएगा ये 302, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। लग गया सवाल, ठीक है। क्या था सवाल में, देखो आप सिंपल है, 5 दूनी 10 तो ये 270 ही होना है। यहां देखो अब इसको काटने के लिए आप 25 का पहाड़ा मत पढ़ने लग जाना, डबल जीरो है, मतलब इस 800 को मैं 8 गुणे 100 मान करके चल रहा हूं ना भाई, और इसमें अगर मैं 25 का भाग दूंगा तो 25 चौके से 8 चौके 32, ये तो आना ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु का योग 38 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। देखो कितनी बढ़िया सवाल है, 4 वर्ष पूर्व था और 4 ही गुना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। ऐसा सवाल जब भी आता है आप हमेशा इसको किससे निकालने की कोशिश करें, जो आपको ऑप्शन से दिए गए। तो पहला तो हम ये देखेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ये कितनी है 38, 30 8 38, 26 12 38, 28 10 38, 36 2 38, सब में बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 वर्ष पूर्व, अब मैं 4 4 घटा लेता हूँ, 30 में 4 घटाऊंगा तो 26 और 4 बचेगा, 26 22 और 8 बचेगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उत्तर तो आपको पहला ये दिख ही गया, 26 4 है, 28 4 10 में से 4 चला जाएगा 6 आ जाएगा, और 36 मतलब 32, और ये तो 0 आ जाएगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप देखिए सवाल आपको बोला 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना, तो ये इसकी आयु तो ऑलरेडी 4 है ना, तो भाई तो 26 गुणे 4 और इसकी आयु का 4 गुना, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे ना, मतलब उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। लग गया सवाल। ठीक है, लगाने के लिए जाओगे तो आप टाइम किल कर जाओगे। सवाल में आपको बोल रहा है सरिता को 720 अंक प्राप्त करने की अपेक्षा थी, लेकिन उसे 675 अंक प्राप्त हुए, अपेक्षा से 5% कम अंक प्राप्त किए, मतलब जो अंकों का डिफरेंस है वो 5% के बराबर है। फिर आपको बोल रहा 90% पाने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। दे लीजिए सवाल, देखिए 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है 720 माइनस 675, मतलब आप ये कह सकते हो 25 और 20 45, 45 है। ठीक है, 5% की तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। आपसे पूछ किसका रहा है 90%, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 गुणे 9, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 810, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, ये क्या लिखा, परिपक्वता पर देय राशि ज्ञात कीजिए, यदि 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष 12% पर 3/2 वर्ष, 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5, और ब्याज अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है दर आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है, दर आधी और समय 2 गुना। तो अब अगर मैं दर की बात करूं, यहां पर अगर मैं दर की बात करूं तो दर कितना हो जाएगी 12/2 बराबर कितनी हो जाएगी 6, और समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहे 3 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, 3 वर्ष के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ चाहे आप लिख लीजिए कहीं पर। देखिए 2 वर्ष का जो मामला होता है वो होता है 2 और 1 का। अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 और 1 तो लिखना ही है, 2 और 1 3, 3 3 1 का। अगर ये 4 वर्ष का मामला हो जाए तो ये 4 और 1 तो रहेगा ही, 3 3 6, 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 6 4 1। अगर यही मामला 5 वर्ष का हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 तो रहेगा ही, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5, तो 5 10 10 5 1, ये कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब 3 साल का मामला है तो ये 3 3 और 1, देखिए दर कितनी है 6%, तो यहाँ पे आपको सीधा 6% का गुणा करना है, 6 का 6%। जब यहाँ की बात आएगी तो यहाँ पे कितने का गुणा होगा 6 गुणे 6/100, ये मैं आपको डिटेल में लिखे दे रहा हूँ। जब यहाँ की बात आ जाएगी तो 6 गुणे 6 तो है ये है बटे 100, इस पे और 6/100 का गुणा हो जाएगा।
अब आप देखिए कितना बढ़िया सवाल बन रहा है। 6 तिया 18%, ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.36। 0.36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.08। इसको देखो, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 216। 4 जीरो है, एक और लगा दिए, ये हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को आपको जोड़ना है। ये ब्याज है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देय राशि पूछी हुई है। तो 18 और 1 19, 8 और 2 10। ठीक है, मतलब जो पूरा मामला हो गया ये हो गया 19.10 और 1 6। अब मामला कितने का है? 20 लाख का। यहाँ दशमलव कितने हैं? 4। 4 जीरो में खत्म कर देता हूं। ठीक है, ये 200 का मामला है। 200 का मामला सीधे आप 2 का गुणा मार दीजिए। तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3, 10 दूनी 20, 19 दूनी 38। 20 पहले से था, ये आप देख लीजिए। 238 20 32, 238 20 32, ये आपके सवाल का जवाब है। लग गया क्वेश्चन? लग गया क्वेश्चन? सवाल में कुछ है क्या? सवाल में कुछ है क्या? देखिए 4 जीरो ये कट गए और परसेंटेज में आपने निकाला था ना, 2 जीरो ये कट गए, केवल 2 बच रहा था। और चूंकि ये ब्याज अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो ये आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कैलकुलेशन आपको थोड़ा लंबा लगता है, ये कब करना चाहिए? ये तो हमेशा तब करना चाहिए जब यहाँ पे शून्यों की संख्या ज्यादा हो। शून्यों की संख्या ज्यादा हो तब आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए की क्षमता बी की दोगुनी है। बी की दोगुनी है मतलब इसकी अगर 1 है, अगर ए और बी की बात करें, इफिशियंसी की बात हो रही है, ये अगर 1 है तो ये 2 है। दोनों एक साथ काम करते हुए किसी काम को मतलब दोनों को मिलाकर के 3 हो गई। किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, ये करते हैं 18 दिनों में। तो बी अकेला, बी की क्षमता 1 है तो बट्टे 1 ही हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा 18 तिहाई 54। लग गया आपका सवाल? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए, छात्रों की औसत आयु ए है, शिक्षकों की औसत आयु बी है, छात्रों की संख्या शिक्षकों की संख्या से 45 गुना है। छात्रों और शिक्षकों की औसत आयु, औसत बराबर होता क्या है भाई? औसत बराबर होता है योग और बटे संख्या। अपन एक काम ये करते हैं, 45 और 1 46। देखो, छात्रों की संख्या शिक्षकों से 45 गुना है, मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर शिक्षक 1 है तो छात्र 45 हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 46, मतलब नीचे 46 होना चाहिए। तो अब देख लो, बटे में ये 7 है, हो ही नहीं सकता, ये 8 है, हो ही नहीं सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं ये मान लूं कि जो टीचर है वो 1 है, तो जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, अब आप देखिए, छात्रों की औसत आयु ए है तो ये 45 से हो गया, शिक्षकों की औसत आयु बी है तो ये 1 भी हो गया, तो योग तो आपका ये आ गया, और बटे कितना हो जाएगा? 45 प्लस 1। मतलब आपका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 45 ए प्लस बी बटे कितना? 46। कहाँ दिया हुआ है? ये आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। दी गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि माध्यिका में करना क्या होता है। माध्यिका में सबसे पहले हमें आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना होता है, और उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप ये देख लीजिए कि आंकड़े हैं कितने। आंकड़े हैं कितने? सम वाले हैं कि विषम वाले हैं? तो यहाँ आप देखिए 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 है, मतलब 10 बटे 2, मतलब आपको देखना पड़ेगा 5वां पद, आपको देखना पड़ेगा 6वां पद, और इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा औसत। यही तो कहानी है। अब आप देखिए, मैं क्यों पूरे पद लिखूं? मैं एक काम कर दो, देखिए पहला पद 2 है, फिर अगला पद 14 है, ये 14 है, आंकड़ा जरूर आप ढंग से लिखिएगा, फिर 16 है, 16 है, फिर 18 है, 18 है, फिर 20 है, 20 2 बार है, फिर 20 है, फिर 20 है। अब आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन्हीं दोनों का मामला है। अब आप देखो, कोई ऐसा ना हो कि बस गलती भर नहीं होनी चाहिए। देखिए 28 बड़ा है, 32 बड़ा है, 48 बड़ा है, 30 बड़ा है, मतलब कुछ नहीं। अब इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे तो 20 और 20 का औसत तो 20 ही होना है ना भाई। 20 प्लस 20 बटे 20, दो संख्याएं अगर समान है तो उनका औसत भी वही होना है, क्योंकि औसत का तो मतलब ही होता है क्या? बराबर का बंटवारा। तो पहले से ही बराबर बटा हुआ है। 8,500 रुपए की एक राशि 5 वर्षों में प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 11,900 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो बढ़ी हुई धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, सीधा सा मसला ये है, जितने प्रतिशत दर बढ़ेगी, ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। अब अगर 1 साल में वो 3% बढ़ेगी तो 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, 4 साल में 12% और 5 साल में 15%, यही तो बढ़ना है। तो अब यहां पर अगर आप देखो, अगर जो एसआई में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी भाई? 5 वर्ष। भाई एसआई बराबर होता क्या है? आर इंटू टी। दर में वृद्धि हो रही है 3% की, यहाँ 5 है, मतलब ये कितना हो गया?
15%। यही तो कहानी। और आपका जो मूलधन है वो 8500 है, मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 85। तो बस आप इसमें जो है 15 गुणे 85, तो वृद्धि कितने की हो रही है 15 पने 75, 7 15 120 और 7 127, 1275 रुपए की वृद्धि होगी। इसमें क्या मिश्र धन पूछा हुआ है क्या? इंक्रीज्ड अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट, ठीक है। तो पहले कितनी हो रही थी, दिया है क्या इसमें, ये दिया हुआ है, प्लस कितना है 11,900 रुपए, ठीक है। तो अब आप देख लो, इसमें आप जोड़ोगे तो 5, ये 7, 9 2 11, 12, 9 2 11, ठीक है, 11 1 12, 12 और 1 13, 13,175 रुपए हो जाएगी। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो एसआई के मामले में, एसआई तो ऐसा कि आपको मेंटल कैलकुलेशन भर आपको करना है, बस कोई भी सवाल हो एसआई का, ठीक है, बस उसमें मामला ईएमआई वाला भर ना फंस जाए, ठीक है। अगले सवाल की, एक बाइक को 68,250 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ 47,250 रुपए में बेचनी हुई हानि के बराबर है। बाइक का क्रय मूल्य, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लाभ और हानि दोनों बराबर है, कुछ नहीं करना है, दोनों विक्रय मूल्य बटे 2। बहुत सारे आप सभी लोगों ने लगभग इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। मतलब इसका जो आपका क्रय मूल्य है सीपी बराबर कितना हो जाएगा, पहला विक्रय मूल्य है 68,250 और प्लस 47,250 और बटे कितना है 2, ठीक है। अब इसको आप जोड़ के भाग दे लीजिए, लास्ट में कितना आएगा 250 250, 500 500 में से 2 का भाग देंगे 250, 750 500 375 250, ये उत्तर है। तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने ऐसा भाई ये 250 है, ये भी 250 है, 2 का भाग देना है। अगर मान लीजिए ये 500 होता, ये 250 होता तो 375 आता लास्ट में, ठीक है। ये 250 होता, ये पूरा पूरा होता तो 125 आता लास्ट में, ठीक है ना। दोनों 750 होते तो 750, ठीक। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों के एक ही समय में शुरू होने वाली और विपरीत दिशाओं में जाने वाली 2 ट्रेनें एक स्टेशन से 120 किलोमीटर से एक दूसरे को पार करती हैं। तेज गति वाली ट्रेन और धीमी गति वाली ट्रेन की गति का अनुपात क्या है? बढ़िया सवाल है, कितना सरल सवाल। देखिए 300 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन यहां से चल रही है, दूसरी ट्रेन यहां से चल रही है, और इन दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है मान लीजिए। तो यहां से ये 180 किलोमीटर पर यहां पे मिली, तो दोनों के द्वारा कुल तय की गई दूरी तो 300 किलोमीटर अगर ये मिल गई है, तो ये 180 है तो ये 120 होगी। अब ये काहे का मामला, डिस्टेंस का। डिस्टेंस अगर एक ने 180 तय की है, दूसरे ने 120 तय की है, मतलब मामला कितने का है 3 और 2 का, 3 और 2 का। और जिसने ज्यादा दूरी तय की है उसकी ही चाल ज्यादा है, मतलब मामला क्या है 3:2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लिए के किस धनात्मक मान के लिए 3x² + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान की कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है b² - 4ac अपॉन कितना होता है 0, और ये फॉर्मेट होता है ax² + bx + c का, ठीक है। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 2k, तो ये कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले आता हूं तो 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। मतलब ये कितनी हो गई 36, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा √36, मतलब कितना 6, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6/2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 3, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तब तो साथियों ये था वैसा पेपर जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में आने वाला है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हमने जो भी सवाल आपके लिए बनाए हैं वो सारे सवाल लगभग वैसे ही हैं जो आपके एग्जाम में या तो आ रहे हैं और या तो आने वाले हैं। तो एग्जाम देने जाने के पहले एक बार इस पेपर को जरूर देखिएगा। रोज दोपहर को 12 बजे आपको ये पेपर देखने के लिए मिलेगा, और इसकी पूरी एक सीरीज देखने के लिए मिलेगी जब तक अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको एग्जाम में कितना फायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और कल 12 बजे तक के लिए